हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सेमीकंडक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड का ये एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर। ठीक है, अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से अगर देखें तो पीएन जंक्शन का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो रेक्टिफायर होगा। इसके बाद फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले रेक्टिफायर क्या होता है, तो आइए इसका पहले डिफिनीसन देखते हैं और फिर जाके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो रेक्टिफायर का डिफिनीसन ये होता है कि रेक्टिफायर the process of converting alternating current into direct current is called rectification, and the device used for this process is called rectifier। ठीक है, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और इस जो डिवाइस यूज करते हैं इसके लिए उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात ये आता है दिमाग में कि क्यों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है या फिर डायरेक्ट करंट, तो निश्चित रूप से हम लोग जितने भी तरह के हम लोग फर्स्ट टर्म में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है या फिर इसके पहले हम लोग टरबाइन वगैरह के बारे में पढ़ा है कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करने के बाद। मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करके हम लोग जब अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट करते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत लार्ज अमाउंट में मिलता है। ट्रांसफार्मर से होते हुए हम लोग के घरों में आता है और घरों में आता है तो अल्टरनेटिंग करंट से कोई खास दिक्कत नहीं होता है। फैन, बल्ब, टीवी, टेलीविज़न सब कुछ अल्टरनेटिंग करंट से काम चल जाता है। तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये हम लोग को समझना है। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट काम नहीं करता है, उसके लिए हमें प्रॉपर एक डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे आप लोगों का मोबाइल की बैटरी है या इन्वर्टर की बैटरी है या लैपटॉप की बैटरी, कोई भी अगर बैटरी होगा तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। बिना चार्जर का कोई भी बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है। जैसे आप लोगों के घरों में जो इन्वर्टर है उसके दोनों टर्मिनल को, इन्वर्टर वाली बैटरी के दोनों टर्मिनल को उठा के अगर हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग सॉकेट से अगर जोड़ दें जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो क्या वो चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं चार्ज होगा? क्योंकि उस सॉकेट में अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है और जब अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा तो अल्टरनेटिंग करंट से कोई भी बैटरी चार्ज नहीं हो सकता है। किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ऐसा होता है तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा टाइम है और ये करंट है। तो करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव एरिया होता है और नीचे निगेटिव एरिया होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि कुछ देर के लिए जीरो से मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम से जीरो हो जाता है, फिर उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है वो अब निगेटिव हो जाता है और फिर निगेटिव में ये मैक्सिमम जाता है इसकी वैल्यू और फिर से जीरो हो जाता है और फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। मतलब इसकी पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है और इसका सिंबल ऐसे होता है, एक ऐसे सर्कल बना के और यहाँ पे एक ऐसे बना देते हैं। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है। अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसे बनता है। ये हमारा टाइम एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा करंट है। तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। तो डायरेक्ट करंट का अगर ये वाला हिस्सा अगर पॉजिटिव है तो लगातार उसी एरिया में हमें करंट मिल रहा है, नेगेटिव वाले एरिया में करंट नहीं मिल रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट वाला ग्राफ है, यहाँ से हम लोग को करंट को हम लोग इस डायरेक्ट करंट वाले ग्राफ में चेंज करना है। और इस प्रोसेस के लिए 2 स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। पहला है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो है आधा काम आसान कर देगा। और फिर हम लोग बात करेंगे फ़िल्टर सर्किट के बारे में, ठीक है। तो फ़िल्टर सर्किट का जब यूज़ करेंगे हम लोग तो कंप्लीटली इस तरह का जो हम लोग का ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का, वो इस डायरेक्ट करंट के ग्राफ के रूप में चेंज कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा-सा हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ज़रूरत होती है इसकी? क्यों हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं?
तो अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कोई भी अगर ये बैटरी है, ठीक है ना, इस बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है, एक को एनोड कहा जाता है। अब अगर इसको अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दें, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हमने एक सोर्स लिया और ये हमने अल्टरनेटिंग करंट से इसको कनेक्ट कर दिया। अब अल्टरनेटिंग करंट का जो हम लोग के घरों में जो बिजली आता है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। यानी कि एक बार जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अगर अभी मान लेते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव है और ये अगर निगेटिव है, तो अगले ही सेकंड में ये हमारा निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि लगातार उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है और एक सेकंड में 50 से 60 टाइम्स चेंज होती है, जो हम लोग के घरों में जो फ्रीक्वेंसी आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक बार ये पॉजिटिव है, तो इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और इस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। अगले ही सेकंड में अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज हुआ था वो अब डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट कभी भी किसी भी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसका, डायरेक्ट करंट को। क्योंकि डायरेक्ट करंट में एक बार डायरेक्ट करंट का सिंबल ऐसे होता है, जो डायरेक्ट करंट है उसकी सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये हमेशा निगेटिव होता है। हमेशा इस बड़े वाले टर्मिनल के पास पॉजिटिव लिखते हैं और छोटे वाले टर्मिनल के पास निगेटिव लिखते हैं, और ये हमेशा ऐसे ही होता है। अब अगर इससे जो है ना, किसी भी बैटरी को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, अगर जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एक बैटरी है और इस बैटरी को हमने एक छोटे से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो कि डायरेक्ट करंट से, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये हमेशा इसको पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, निगेटिव चार्ज। तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी तरह से अल्टरनेटिंग करंट को इस डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकें। मतलब कि एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहने दें और एक टर्मिनल हमेशा निगेटिव रहने दें। ऐसा हम लोग करते हैं, तभी जाके कोई भी बैटरी चार्ज हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर को आप लोग कन्वर्टर भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, तो कन्वर्ट ही तो कर रहा है, तो इन्वर्टर की जगह पे कन्वर्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वही हम लोग आज समझेंगे कि कैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि प्योर ये जो ग्राफ है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्योर एसी ग्राफ। ये हमारा है प्योर एसी, ये हमारा करंट है और ये हमारा टाइम है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्योर एसी, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, इसको हम लोग कहते हैं प्योर डीसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर डीसी। ये हमारा टाइम एक्सिस और ये करंट के बीच में है, ठीक है। ये हमारा है प्योर डीसी। हम लोग को यहाँ से इस प्योर एसी से इस प्योर डीसी तक पहुँचना है, और प्योर एसी से प्योर डीसी तक पहुँचने के लिए हम लोग को 2 रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक के द्वारा कंप्लीटली प्योर एसी से प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में 2 प्रॉब्लम है। पहला, इसकी जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो रहा है कि 0 1 2, फिर यहाँ पे 3 तक जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से घटते घटते फिर 0 हो रहा है। तो एक तो इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है लगातार, करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो रहा है और मैक्सिमम से 0 हो रहा है। और दूसरी बात कि ये जो पॉजिटिव एरिया में है और ये निगेटिव एरिया में, फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव में हो जाएगा और फिर से फ्लक्चुएशन शुरू होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में 2 प्रॉब्लम है। पहला, करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसकी पोलैरिटी को चेंज भी नहीं होने देना है, और साथ ही साथ जो इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है उसके फ्लक्चुएशन को भी बंद करना है। मतलब एक कांस्टेंट करंट चाहिए। जैसे यहाँ पे डीसी है, देखो यहाँ पे ये डीसी है, ये 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 एम्पियर। तो इस डीसी में लगातार कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का। इसकी वैल्यू ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा हो रहा है। तो एसी में 2 प्रॉब्लम है, और दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। पहला प्रोसेस रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर पूरा डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, वो सिर्फ आधा ही काम करता है। आधा काम करने का मतलब ये है
कि ये पोलैरिटी को सेम कर देता है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में रहने देता है और नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फ्लक्चुएशन को बंद नहीं कर पाता है। मतलब इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम से 0 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगा जब रेक्टिफायर यूज करेंगे तो, लेकिन वैल्यू फ्लक्चुएट होगा। तभी भी उसको कहेंगे कि चलो आधा काम तो सॉल्व हुआ। इसके बाद फिर उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक फ़िल्टर सर्किट से पास करा देंगे। तो जब फ़िल्टर सर्किट से पास कराएंगे तो हमारा प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब प्योर डीसी में कन्वर्ट होगा तो हम लोग किसी भी बैटरी से उसको कनेक्ट करके आसानी से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। और रेक्टिफायर आप लोगों को किसी भी, चाहे वो मोबाइल का चार्जर हो, चाहे वो इन्वर्टर का चार्जर हो, चाहे वो लैपटॉप के चार्जर हो, सभी चार्जर में लगे होते हैं रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं। तो रेक्टिफायर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये दोनों दिया हुआ है और दोनों आप लोगों को पढ़ना भी है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव और फुल वेव में बेसिक अंतर यही होता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसमें एक डायोड यूज होता है, ठीक है, एक डायोड। और इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्यों 2 डायोड यूज किया जाता है, तो आइए समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ है। इस फिगर से हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले ये हमारा एसी का सोर्स है, ठीक है। देखिए ये हमारा एसी का सोर्स है। सबसे पहला चीज़ कि ये जो पूरा हिस्सा है ये ट्रांसफार्मर का हिस्सा है। इस ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक फिनोमिना होता है, इसके बारे में आप लोग फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हो। इसके बारे में अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर का जनरली 2 तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है कि लो वोल्टेज को हाई कर देता है, और स्टेप डाउन का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज को लो कर देता है। किस पे डिपेंड करता है ये? तो ये नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी कॉइल का अगर कम है, सेकेंडरी कॉइल का ज़्यादा है तो बढ़ा देगा, स्टेप अप हो जाएगा, और इसके उल्टा होगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो फिगर बना है ये स्टेप डाउन का है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में प्राइमरी सर्किट में इनपुट में नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है। खैर यहाँ पे इसके जो 2 टर्मिनल हैं, यहाँ से एसी को कनेक्ट किया गया, ये हमारा एसी का सिंबल होता है। अब एसी को कनेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरह का एक वोल्टेज दिया जा रहा है, वोल्टेज मान लो या फिर करंट मान लो, ठीक है, यहाँ पे एसी के द्वारा। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है ये, ठीक है ना। जिस रेट से हम लोग यहाँ पे देंगे तो सेकेंडरी कॉइल में भी उसी रेट से हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके जो दोनों टर्मिनल है सेकेंडरी कॉइल के, इस कॉइल में एक हिस्सा जो है वो एक डायोड से जुड़ा हुआ है, सिंगल डायोड, और फिर हम लोग इसको नीचे ला के जोड़ दिए हैं, ठीक है। यानी कि जब भी अगर इसमें करंट अगर फ्लो करेगा तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ, ये यहाँ पे एरो के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, इस पाथ को ये फॉलो करेगा। अब होगा क्या, ध्यान से समझिए। अब एसी में जो हमारा प्राइमरी कॉइल है, इसमें जब हम लोग एसी सोर्स से जोड़ेंगे तो जिस सीक्वेंस में हम लोग एसी करंट में इनपुट देंगे उसी सीक्वेंस में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में हमें एसी मिलेगा। और यही काम होता है ट्रांसफार्मर का, कि बस उसको ट्रांसफार्म कर देता है, बस वोल्टेज को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा, बाकी किसी सीक्वेंस में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है, अगर ये किसी समय में मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से बी जो टर्मिनल होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम इस पॉजिटिव एरिया की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एसी सर्किट दिया जा रहा है, तो जब एसी सर्किट दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ ये P से Q तक। जब P से Q तक जब करंट पास करेगा तो उस समय मान लेते हैं कि ए वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव होगा और बी वाला पॉइंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो डायोड है हमारा,
ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा P कहलाता है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, और जो पैरेलल लाइन है इसको हम लोग N बोलते हैं। तो P अगर पॉजिटिव होता है और N देखिए यहाँ से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहा है जो कि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फॉरवर्ड बायस में ऐड हो गया। तो जब फॉरवर्ड बायस में ऐड होता है तो बहुत इजीली करंट अच्छे अमाउंट में फ्लो करता है, मिली एम्पियर में करंट फ्लो करता है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़, ठीक है ना। तब इसमें क्या होगा कि ये जो हिस्सा है P से Q तक, तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस एक R लगाया गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे दोनों टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, ठीक है ना, यहाँ से, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, आउटपुट, क्योंकि यहाँ से मान लेते हैं कि पोटेंशियल आ रहा होगा, करंट R के पास पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो दोनों पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमारा किसका काम करेगा, आउटपुट वोल्टेज का काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटपुट का मैं एक सिंबल बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा आउटपुट मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशन 0 से हाई होगा, मतलब P से Q तक करंट पास करेगा, तो आउटपुट में इसी सीक्वेंस में करंट हमें ऐसे मिलेगा, P से Q तक, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा कि पी क्यू के बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा जिसको हम आर बोलेंगे, यानी कि अब बारी है क्यू से कहाँ तक, आर तक जाने की। लेकिन जब क्यू से आर जाएगा तो इसकी पोलैरिटी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव था और नीचे वाला हिस्सा क्या है, निगेटिव है। यानी कि जिस समय ए पॉजिटिव था और बी निगेटिव था, अब सेकेंड हाफ में क्या होगा, सोचिए, ए जो होगा वो अब निगेटिव हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस केस में क्या होगा कि जब ए निगेटिव होगा तो निगेटिव जो टर्मिनल है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर से जुड़ेगा, और जो पॉजिटिव है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर से जुड़ेगा, और इस केस में क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब रिवर्स बायस होगा तो आप लोगों को पता है कि रिवर्स बायस में न के बराबर करंट फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करता है, माइक्रो एम्पियर में करता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा वो निग्लिजिबल करेगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस के कंपैरेटिवली रिवर्स बायस में निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है। यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा की जब बात आएगी Q से R तक, उस समय यहाँ पे कोई करंट मिलेगा ही नहीं, तो मतलब यहाँ तक कोई करंट नहीं मिलेगा। फिर जब R से S तक की बात आएगी, यानी कि R से हमारा करंट फ्लो करेगा S के तरफ, तो उस समय फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा आ गया, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव वाला एरिया आ गया, यानी कि फिर से ए हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जैसे ए पॉजिटिव होगा फिर से फॉरवर्ड बायस, बी निगेटिव होगा वैसे फॉरवर्ड बायस का कहानी हो जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग पी से क्यू तक गए थे वैसे ही आर से एस तक जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से हमें एक ऐसे एक करंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस आगे चलता जाएगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि जो चाहते थे हम लोग वो करने में आधा तो सफल हो गए। आधा सफल इसलिए हुए क्योंकि दो प्रॉब्लम था। पहला, एक तो करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा था, और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था वो ये था कि पोलैरिटी चेंज हो रही थी। तो हमने क्या किया कि वैल्यू के फ्लक्चुएशन को तो नहीं रोक पाए, लेकिन पोलैरिटी जो चेंज हो रहा था उस पोलैरिटी को रोक दिए। देखिए कैसे, यहाँ पे ये जो निगेटिव एरिया था, यहाँ पे वो निगेटिव एरिया क्या हो गया, गैप हो गया। सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव एरिया है, यहाँ पे पॉजिटिव एरिया है, लेकिन बीच में क्या आ गया, गैपिंग आ गया। तो जनरली क्या होगा कि जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही निगेटिव एरिया भी होगा, और जितना ये निगेटिव एरिया आएगा उस बार हर बार उस निगेटिव एरिया को ये क्या कर देगा, कट कर देगा। अगर इस ग्राफ को और आगे हम लोग बढ़ाएं, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, एक से ये जो हमारा निगेटिव एरिया है, इस निगेटिव एरिया को ये क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो हर बार हमें आउटपुट में इस तरह का एक वोल्टेज मिलेगा, बीच बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी बार पॉजिटिव होगा उतनी बार निगेटिव में क्या आता जाएगा, गैप आता जाएगा। तो हम कहेंगे कि जितना वोल्टेज हम एसी में सप्लाई करेंगे आरएमएस वैल्यू में, उसका मात्र 50% वोल्टेज ही डीसी में कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि आधा वोल्टेज तो ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा हम लोग का
अच्छी बात थी कि हम लोग कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाए। भले आधा वोल्टेज हमारा ख़त्म हो गया लेकिन डीसी में कन्वर्ट तो हुआ। उस कन्वर्जन की वजह से हम लोग बैटरी को चार्ज कर पाएँगे। हाँ, भले थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा चार्ज करने में क्योंकि वोल्टेज कम मिल रहा है। जितना हम प्रोवाइड करा रहे हैं एसी के थ्रू उसका मात्र 50% ही डीसी में कन्वर्ट हो पा रहा है। ठीक है? अब हम लोग तो ये हमारा था हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है? अगर आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। अब हम लोग चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो अगर आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर अगर समझ में आ गया होगा तो फुल वेव रेक्टिफायर समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है? आइए देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ किया जाता है। हाफ वेव में 1 डायोड, फुल वेव में 2 डायोड। क्यों फुल वेव कहा जाता है? तो फुल वेव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाफ वेव में क्या हुआ था कि हमें सिर्फ आधा-आधा ही वोल्टेज को ये कन्वर्ट कर पाता था, नीचे वाले को ख़त्म कर देता था। फुल वेव में सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो नीचे वाला जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी ये कन्वर्ट करके ऊपर भेज देगा ऐसे। तो फुल वेव का ग्राफ हमें आउटपुट में ऐसे मिलेगा। तो इसमें कोई लॉस भी नहीं होगा। 2 डायोड अगर यूज़ करते हैं तो जो नीचे वाला जो डायोड है वो भी अगर ऊपर अगर आ जाता है, ऊपर वेव आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर जितना हम लोग वोल्टेज एसी में सप्लाई करेंगे 100% वोल्टेज हमारा डीसी में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा फुल वेव में। तो आइए समझते हैं कि इसका कौन-सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये इतना हो पाता है। ठीक है? तो देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो आप लोगों को ये ट्रांसफार्मर एज़ इट इज़ पहले वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है? ठीक है? अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके आगे की, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि एक ऊपर वाले सर्किट में एक डायोड D1 कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना? और एक नीचे वाले सर्किट में D2 कनेक्ट किया गया है, ठीक है? 2 डायोड कनेक्ट किया गया है और साथ में क्या किया है कि यहाँ पे बीच से एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ा गया है और इस लोड रेजिस्टेंस को होते हुए हम लोग एक टैपिंग सेंटर टैप कर दिया, मतलब यहाँ पे बीच में लाके जोड़ दिए हैं। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके दोनों सिरों से हम लोग एक वायर ऐसे निकाल कर और यहाँ से हम लोग आउटपुट बना सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आउटपुट। ठीक है? अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ कि अगर हम लोग एसी वोल्टेज दे रहे हैं तो इसके पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, फिर अगले ही पल यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो हम लोग कभी किसी एक समय के लिए हम लोग मानेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव, जैसे कि हम लोग हाफ वेव में माने थे। तो चलो मान लें कि ए पॉइंट पे किसी समय में पॉजिटिव हो गया और बी पॉइंट पे किसी समय में क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। मान लेते हैं। तो अब देखिए होता है क्या है कि ए अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो D1 है, ये D1 का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा किससे जुड़ जाएगा? पॉजिटिव से। अब इसका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर थोड़ा देखा जाए किससे जुड़ा है, तो देखो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना? तो एक सर्किट ऐसे ही कंप्लीट करेगा। यहाँ से ये मैं एरो के द्वारा बनाया हूँ, देखो, ठीक है? ये ऐसे आएगा और ऐसे घूमते हुए और यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ये अपना सर्किट ऐसे कंप्लीट करेगा। अब नीचे चूँकि माइनस है, तो नीचे माइनस में क्या प्रॉब्लम है? तो जब D1 जो है, वो फॉरवर्ड बैस में जुड़ेगा, तो उसी समय D2 जो है वो रिवर्स बैस में जुड़ जाएगा। क्यों? ध्यान से देखो, जो B पॉइंट है D2, बी पॉइंट पे निगेटिव आ गया और D2 का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो किससे जुड़ जाएगा? निगेटिव पॉइंट से। और जो एन टाइप है वो किससे जुड़ जाएगा? यहाँ वाले टर्मिनल से जुड़ जाएगा। तो इसमें जो है जैसे पी जो है निगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वैसे ही वो करंट को क्या कर देगा? रेस्ट्रिक्ट कर देगा, अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो रिवर्स बैस में जुड़ गया और रिवर्स बैस में जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ही कम करता है, न के बराबर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग ए को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और बी को नेगेटिव मानते हैं, तो D1 जो है वो तो फॉरवर्ड बैस में जुड़ जा रहा है, लेकिन D2 क्या हो रहा है? रिवर्स बैस में। तो सारा करंट जो है ऊपर से ऐसे फ्लो कर जाएगा, यहाँ से बीच से। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा इस वाले सर्किट में, ठीक है ना? एक्स और वाई में। अब सेम तरीके से अगले ही पल में ए अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव हो गया
और बी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तब क्या होगा, ये जैसे निगेटिव होगा वैसे ही D1 जो होगा उसका पी टाइप सेमीकंडक्टर निगेटिव से जुड़ जाएगा, और जैसे ये निगेटिव से जुड़ेगा वैसे ही D1 जो होगा वो रिवर्स बैस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स बैस। और बी जो पॉजिटिव है उसका D2 का पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि उस समय D2 जो होगा ये हमारा किससे जुड़ जाएगा, उस समय जो D2 है ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। यानी कि जब एक जो डायोड है वो जब फॉरवर्ड में हो रहा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक रिवर्स में हो जा रहा है। कैसे, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये माइनस हुआ तो ये D1 का P माइनस से जुड़ गया, यानी कि रिवर्स बायस में जुड़ गया, यहाँ से कोई करंट ये अलाउ नहीं करेगा। अब B जो है ये पॉजिटिव है तो ये P टाइप इसका पॉजिटिव से जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे घूमते हुए वापस आ जाएगा, यानी कि फिर से ये x में सेम डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा। और जब x और y में जब सेम डायरेक्शन में करंट मिलेगा यानी कि ये तो डायरेक्ट करंट में चेंज हो गया, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही होता है कि वैल्यू लगातार कन्वर्ट होता रहे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में अगर वोल्टेज दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये पॉजिटिव एरिया और ये निगेटिव एरिया, तो हमें जो डायरेक्ट करंट मिल रहा है, तो जैसे हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे उस समय हमारा ए पॉजिटिव और बी निगेटिव होगा, तो D1 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगा। तो फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगा तो इस पाथ को ये फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ पे जो करंट होगा यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। अब अगले ही हाफ में ए माइनस हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और D2 फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से ये फिर से करंट का डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जब पोलैरिटी चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो x और y ये जो टर्मिनल है इसमें करंट का जो डायरेक्शन पहले वाला था अभी भी वही है। पहले देखो ये जब फॉरवर्ड बायस में था D1 तो ऐसे करंट फ्लो करता था, यानी कि x में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जब ये हमारा पॉजिटिव से जुड़ रहा है D2 फॉरवर्ड बायस में, तभी भी करंट हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जहाँ से हम आउटपुट निकाल रहे हैं उस आउटपुट के जगह पे डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। यानी कि फिर से हम लोग निगेटिव हाफ तो दे रहे हैं इनपुट में, लेकिन आउटपुट में हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं आया है, चाहे D1 फॉरवर्ड बायस में हो या D2 फॉरवर्ड बायस में हो, डायरेक्शन ऑफ करंट में आउटपुट जहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए चाहे हम निगेटिव दें या फिर पॉजिटिव एरिया दें, यहाँ पे आउटपुट में लगातार हमें एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा, यानी कि सिर्फ 0 से मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम से 0 होगा, और ये सिर्फ एक पॉजिटिव एरिया ही देगा, इसमें निगेटिव एरिया इंक्लूड नहीं होगा। तो फ़ायदा इसमें क्या है, फ़ायदा ये है कि इसमें जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं इनपुट के रूप में उतना ही वोल्टेज हमें आउटपुट के रूप में मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था फुल वेव रेक्टिफायर। आई होप आप लोगों को ये दोनों रेक्टिफायर समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी रेक्टिफायर में अगर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसका ग्राफ हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। ये फुल वेव रेक्टिफायर का है कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो है ये अगर हम लोग ऐसे अगर देते हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए ऐसे होगा और अगले ही पल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव आ जाता है और निगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव एरिया में चला जाता है। ये अगर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव है तो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और नीचे निगेटिव है तो। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है जो RL के अकॉर्डिंग मिलता है तो वो हमारा पॉजिटिव एरिया में भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। निगेटिव जब हो रहा है तभी भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पे जब निगेटिव है तभी भी हमारा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमेशा ये हमें पॉजिटिव साइकिल में ही करंट मिल रहा है, ठीक है ना। और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये अंतर था कि जो हमारा पॉजिटिव एरिया था वो हमारा पॉजिटिव में तो मिलता था, लेकिन जैसे निगेटिव आता था वहाँ पे बीच में गैप आ जाता था, यहाँ पे कोई करंट नहीं मिलता था। मतलब कि जितना हम इनपुट में वोल्टेज करंट देते थे उसका मात्र 50% ही कन्वर्ट हो पाता था। तो दो डायोड लगाने के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में
कहीं पे भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।